यहाँ पे तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं Okay. और इनिशियली काफ़ी ओवरवेलमिंग था। Okay. जैसे एक पॉइंट था जब ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी मैं तो सोचा नहीं था ऐसा होगा। हाँ। इंटरव्यू में उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की है, क्या पढ़ने जा रहे हो, और फिर तुमने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया, और आगे के क्या प्लान्स हैं। ओके। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जो मैंने पहले कभी सुना नहीं था या किसी ने बताया नहीं था कि ऐसा भी पूछ सकते हैं। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे सिबलिंग्स हैं, तो मैंने उन्हें बताया ये तो नॉर्मल। पर फिर उन्होंने पूछा कि जैसे मैंने उन्हें बताया कि मेरी एक छोटी बहन है और वो भी 12th हुआ है उसका, तो उन्होंने ये पूछा कि उसका भी प्लान है क्या बाहर पढ़ने का। ओके। तो मैंने उन्हें बस यही बताया कि अभी एज सच देयर आर नो प्लान्स, पर उन्हें ऐसा मुझे लगता है वो ये ऐसे पूछना चाह रहे थे कि क्या वो भी आएगी क्या वहाँ, या ऐसा या पता नहीं जो भी इसका एक्चुअली जो मेरे को लगता है दूसरी चीज क्या हो सकता है, क्योंकि अगर वो ही बाहर पढ़ने जाएगी तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होगा। सो अगर तुम्हारे पेरेंट्स को उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है तो जो तुमने दिया है वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। उसे कैसे फंड करेंगे? सही। हाँ, दैट मेक्स सेंस एक्चुअली। जो मुझे ये लग रहा है, बिकॉज एक चीज आईमेट एग्जाम कैसा, इज इट डिफिकल्ट, इज इट इजी, सिर्फ 12th तक का अपना सारा रिवीजन करके हो जाएगा, क्या है उसके लिए? मुझे लगता है आईमैट एग्जाम नीट जितना ब्रॉड नहीं है, पर आईमैट बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है नीट से। ओके। नीट में आपके पास सिलेबस में क्वांटिटी होती है, इसमें आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स में क्वालिटी चाहिए। ओके। तो अगर, और क्योंकि यही रीजन है, जैसे नीट में आप देखते हैं कि 720 मार्क्स का होता है नीट, स्टूडेंट्स को 720 आ रहे हैं, 6 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट ऐसे फुल स्कोर कर रहे हैं, जिसके 5 मार्क्स कम आ रहे हैं उसके रैंक 90। तो ऐसा होता है, वहाँ पे सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है। ओके। और क्वेश्चंस बहुत मतलब ज्यादा डीप नहीं जाते वो लोग। पर यहाँ पे 90 मार्क्स का पेपर होता है, आपके पास 60 क्वेश्चंस हैं, आपके पास बायो में 15 क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज हैं, और फिर 5 क्वेश्चंस आपके पास फिजिक्स हैं, 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स हैं। तो दे आर बेसिकली टेस्टिंग योर ओवरऑल नॉलेज एज वेल एज उस सब्जेक्ट्स में से वो जो भी पूछते हैं वो चैप्टर्स काफी स्पेसिफिक हैं, पर वो क्वेश्चंस काफी कंसेप्चुअल होंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि आपने बुक पढ़ा और आपने याद कर लिया चैप्टर्स और आप वो क्वेश्चन बिना समझे आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि अगर कंसेप्ट्स नहीं है तो वो क्वेश्चंस आंसर नहीं होंगे। एंड इस पॉइंट पे ये भी आपको बताऊं कि अपूर्व ने अपना एक चैनल स्टार्ट किया है टू हेल्प पीपल प्रिपेयर फॉर आईमैट, या पूरा इस चीज के ऊपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो मैं इस चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन। नाम क्या है चैनल का? लेट्स एस आईमैट। ओके, लेट्स एस आईमैट। डिस्क्रिप्शन आपको सॉरी इस चैनल का नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम हिम ऑन हिज चैनल। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे आईमैट के, आप इसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बिल्कुल। एंड ही विल हेल्प यू आउट ऑन दैट। करेक्ट? बिल्कुल। और वो चैनल का मोटिव यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि इनिशियली आई वाज स्ट्रगलिंग विद इन्फॉर्मेशन, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आईमैट। तो और प्रोसेस भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक बार आप अप्रैल में प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वो सितंबर तक जाता है, और इस बीच में काफ़ी सारे डेडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। अगर एक भी मिस हुआ तो बेसिकली वो प्रोसेस ही गया। फिर एक और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और कोई इश्यूज है इस पूरे प्रोसीजर में, वीज़ा में, और कोई किसी टाइप का इशू हुआ तुम्हें जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था? ओवरऑल प्रोसेस में सबसे पहला इशू जो मुझे आया था कि बीच में एक अफवाह जैसी थी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, ये लोग डाल देते हैं, पता नहीं कौन करता है ये। उसमें उन्होंने ये बोला था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में आपको 80% से ऊपर स्कोर होना चाहिए 12th में। तो मेरे जो बायो में मार्क्स हैं वो 80% नहीं है। ओवरऑल तो मेरे 88 हैं, पर बायो में मेरे मार्क्स 80 से कम है, 78 के आसपास है। तो मैं बहुत
उस बीच में काफ़ी डीमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि वो सही नोटिस है, उन्होंने इटालियन मिनिस्ट्री की नोटिस बना दी थी फेक। हाँ, कभी भी चीज़, हर चीज़ आपको एक्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं तुमसे पूछूंगा, ये स्कॉलरशिप, हाँ, इसके डॉक्यूमेंट्स तो मैंने ही बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हैं, क्या क्या बनाने होते हैं। तुमने किससे बनवाया था? तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू बनवाया था या तुम ऑफिसेज में गए थे? स्कॉलरशिप के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसमें आपका फैमिली कंपोजिशन और इनकम, अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट है। आई मीन ये वैरी करेगा आप कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि एडिसू जो कि ट्यूरिन वाली स्कॉलरशिप है उसकी डॉक्यूमेंटेशन अलग है और किसी और रीजन की डॉक्यूमेंटेशन अलग हो सकती है। पर इस केस में मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना था जिसमें फैमिली कंपोजिशन और इनकम है, और फिर मूवेबल एसेट्स और इमूवेबल एसेट्स जो कि मेरी फैमिली, ये सारे डॉक्यूमेंट्स डेटेड होने चाहिए थे 2020 31 दिसंबर। एग्जैक्टली। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद बनाए थे, बनाए। ये मैंने अपने मन से डेटा नहीं डाला उसमें, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ITR के अकॉर्डिंग थे। और मेरे जो फैमिली के जो अकाउंटेंट है, बेसिकली सारा डेटा उनसे आया था। तो मैंने सिर्फ उसे चार्ट्स बना के वो MS वर्ड में वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया। उसके बाद फिर बहुत सारी लीगलाइजेशन और एपोस्टाइल और ट्रांसलेशन वाली सर्विसेज हैं इंडिया में, आप कोई सी भी ले सकते हैं। पर तुम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं बनो, या तुम म्युनिसिपल ऑफिस नहीं गए अपना इमूवेबल एसेट्स का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट निकालने के लिए, या बैंक के पास नहीं गए, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ तुमने वर्ड डॉक्यूमेंट पे सारे इन्फॉर्मेशन डाले। हाँ। और तुम चले गए नोटरी के पास नोटराइज कराने, SDM के पास SDM का स्टैंप लेने, या तुमने अपोस्टले वाले को दे दिया? नहीं, ये सब प्रोसेस मुझे खुद कराना पड़ा था। जैसे मैंने जब वो वर्ड वाला डॉक्यूमेंट बनाया, तो जब मैंने नोटरी से नोटराइज करवाया उस टाइम तो कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगा था। पर जब आप SDM के पास जाते हैं तो वो स्टैंप नहीं लगाते, वो पूछते हैं इसका प्रूफ क्या है। तो उस टाइम आपको अपने अकाउंटेंट वाले जो पेपर्स हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अकाउंटेंट बेसिकली वो जो अकाउंटेंट है, वो अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो उनके पास वो एक सर्टिफिकेशन होता है, वो एक नंबर होता है हर चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जो कि वो लगाते हैं उस पेपर पे। तो मैंने वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला वो पेपर और अपने फैमिली के वो ITRs उसके साथ में दिया था SDM को, तब उन्होंने अटेस्ट किया था। सो बेसिकली तुमने बनाए खुद से और SDM ने सारा उसको अटेस्ट किया विद प्रूफ, और फिर तुमने वो फिर या तो अटेस्टेशन एजेंसी को दिए ताकि वो मिनिस्ट्री लीगलाइज करा दे, और फिर ट्रांसलेशन भी करवाना था उसका इटालियन में, ताकि यहाँ पे आप आके उससे IZ कैलकुलेट करवा पाए, कैलकुलेशन हो जाए। तो ये एग्जैक्टली, तो बस यही प्रोसेस था। आई थिंक हमने जो भी डिस्कशन किए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरा भी चैनल और इसका भी, फॉर ऑल गाइडेंस रिलेटेड टू मेडिसिन एंड सर्जरी। अब लास्ट वाले सेक्शन में आते हैं, और अब डिफिकल्टीज इटली में आने के बाद ये बताओ क्या क्या हुआ, कब इटली में आए, क्या किया, कितने पैसे तुम्हारे खर्च हो गए, अब तक ये सारी बातें बताओ। बिल्कुल, यहाँ पे तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं और इनिशियली काफी ओवरवेलमिंग था। जैसे एक पॉइंट था जब ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी मैं तो सोचा नहीं था ऐसा होगा। तो मैं 12th ऑफ नवंबर को यहाँ आया। और मैंने आते ही गलती कर दी। पहले तो मेरे पास बहुत सारा लगेज था और यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि कोई दोस्त था पहले से, तो मुझे सब खुद ही करना पड़ा। जैसे मैं यहाँ पे आया, उसके बाद मुझे वो लगेज लेके एक स्टोर ढूंढना पड़ा जहाँ मुझे सिम कार्ड मिले पहले, तभी तो घर फोन करके बता दूं मैं। वो रोमिंग पैक था पर वो इंटरनेट खत्म हो गया। तो मुझे अराउंड 6 किलोमीटर्स चलने पड़े थे वो 35 kg लगेज लेके। मुझे सिम कार्ड मिला, पर यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मेरा। जैसे मैंने सुना था कुछ लोग बोलते हैं कि इटालियंस थोड़े डल होते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं जिस स्टोर में गया, उस लेडी ने अपने 1 घंटे लगाए मुझसे कम्युनिकेट करने में। उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे इटालियन नहीं, पर हम लोग ट्रांसलेटर से बात कर रहे थे। तो उन्होंने मेरा सिम एक्टिवेट किया तो, और फिर मुझे सब बताया। मुझे ये बताया कि मुझे अपने BNB तक कैसे पहुंचना चाहिए, पर
मैंने BNB लेते टाइम थोड़ा सा गलती कर दिया था, मैंने आउटस्कर्ट्स में ले लिया था BNB, तो मुझे टैक्सी लेना पड़ा था। ये बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं था कि मैं वो 35 kg लेके 15 किलोमीटर चलूं, क्योंकि 6 ऑलरेडी हो चुके थे। तो वो टैक्सी लेना यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे 35 यूरोस लग गए उसमें, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहा। और फिर इनिशियली यहाँ पे उस टाइम पे अपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे थे आपको, एकोमोडेशन का बहुत प्रॉब्लम था सिटी में। आई गेस अभी भी है, अभी भी ये अभी रहेगा ये। आप तो इसके बाद में बात करें, पड़े नहीं, अपने प्रॉब्लम्स और बताओ क्या हुआ फिर अपार्टमेंट्स के हुए तो फिर कितने पैसे खर्च किए ये BNB ये सब में रहने में? मेरे ओवरऑल उस बीच में 400 यूरो खर्च हो गए। हाँ, तो एक बार पर मुझे लकीली अपार्टमेंट मिल गया। ओके। पर और अपार्टमेंट मिल गया तो अब तो सब सही है। अपार्टमेंट मिलने के बाद ग्रेजुअली सब सही हो गया, क्योंकि जब अपार्टमेंट नहीं था, मैं डेली सुबह 7 बजे निकलता था। अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ, एजेंसीज के पास जा रहा हूँ, मतलब पैसे देने के लिए तैयार हूँ मैं, फिर भी अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये सिचुएशन है। और अपार्टमेंट एक बार मिल गया, अपार्टमेंट नहीं मिला था तो मैं क्लास नहीं जा पा रहा था, मेरे क्लास छूट रहे थे। और बैक ऑफ द माइंड में ये चलते रह रहा है कि जैसे 40 यूरो जा रहे हैं डेली के, तो ये एक प्रॉब्लम है। और क्लास छूट रहे हैं, जिस काम के लिए आया हूँ वही नहीं हो रहा है। और यही, और अचानक से क्लाइमेट चेंज, मैं बिहार से हूँ ओरिजिनली, तो वहाँ पे उस टाइम 22 डिग्रीज 23 डिग्रीज ऐसे टेम्परेचर था उस अभी जस्ट मैं आया दिसंबर में 25 डिग्री था। बिल्कुल। और 23 डिग्रीज से अचानक यहाँ पे 11 डिग्रीज, तो वो 12 डिग्रीज का डिफरेंस वो बहुत ज्यादा होता है बॉडी के लिए। उस बीच में ठंड भी बहुत ज्यादा लगती थी। और तो इनिशियली काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, पर एक बार जब घर मिल गया उसके बाद सब फिक्स हो गया। और हाँ, लोगों ने बहुत हेल्प किया मुझे, तो लेके चलो कि तुम्हारा ये अपार्टमेंट वाला एक जो था तो तुमने सोचा नहीं था। हाँ। एंड देन लैंग्वेज प्रॉब्लम, यहाँ आके पता चलो कि क्या होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है, देन इट्स डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, कुछ पूछना, कुछ हेल्प मांगना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट चलो, इट टुक यू अबाउट 1 month let's say settle yourself, and you spent about 400 euros बाकी चीजों में, and थोड़ा टैक्सी लेके चलो। आई थिंक योर इनिशियल कॉस्ट कुड बी अराउंड 700-800 euros, टैक्सी, बस, खाना पीना बाहर, ये सारी चीज मिला के। बिल्कुल। फर्स्ट मंथ मैंने अराउंड 1000 euros तुम्हारे खर्च हो गए। वो इट इज जस्ट नॉर्मल, आई गेस। ओके, वी आर ऑलरेडी डन, आई डोंट नो 35 minutes, but we'll have to edit it down. But I think let's end it here. Yeah, sure. हमने बहुत डिस्कशन कर ली, and thank you so much again अपना सारा व्यूज हर चीज शेयर करने के लिए। And again, all your questions किसी चैनल पे आप उससे पूछ सकते हैं, अदर क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉमन क्वेश्चंस आप कमेंट में डाल सकते हैं। बिल्कुल। एंड वील ट्राई टू आंसर यू, हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और तुम्हें कुछ एंड में शब्द बोलने हैं? चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, भैया बहुत जेन्युइन कंटेंट बनाते हैं। मैं ट्यूरिन के लिए इनके कंटेंट्स देख के, जैसे स्कॉलरशिप वाला प्रोसेस, ये स्कॉलरशिप के कॉल पढ़ रहे थे, मुझे बहुत हेल्प मिला उससे। आपको इनके कंटेंट में शुगर कोटिंग नहीं मिलेगा, जिससे आपको ऐसा लग सकता है कि प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा मतलब, पर यही रियलिटी है। आपको रेडी होना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए ये फेस करने के लिए। और हाँ, यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है। चलो फिर, थैंक यू सो मच ये इतना टाइम अपना देने के लिए हमें, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। चाओ।